स्वागत है आप सबका स्टडी 029 में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन करेंगे। जो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे वो आने वाले आपके आगामी एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी और सीएचएसएल में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा, और आवाज़ को भी सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि एक एक आवाज़ काफ़ी, एक एक वर्ड जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसके आंसर होगा जो है कि धौलावीरा। धौलावीरा जो है कि कर्क रेखा पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 2021 में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 40 हो गई है। पहली बार 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा और अजंता की गुफा को शामिल किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। तो याद रखेंगे, कर्क रेखा पर धौलावीरा स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और विश्व के 16 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को भारत की जो माही नदी है वह 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सीयूकी द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ह्यूवेन सांग। ठीक है, ह्यूवेन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चाइना से, उसके द्वारा लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा, ह्यूवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु शिल्प इमारत को भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है? मतलब कि यह पहला जो है कि भारत का संगमरमर स्मारक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, होशंग शाह मकबरा जो है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो होशंग शाह मकबरा को जो है कि भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखेंगे, अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, अमार सोनार बांग्ला के जो राइटर हैं आप सब जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और बहुत ही फेमस लिखी गई सॉन्ग है जिसको बोलते हैं जन गण मन, जो कि भारत का नेशनल एंथम है। ध्यान देंगे आप, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक में भारत का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अमार सोनार बांग्ला उस समय इस गाना को लिखा गया था जब भारत बंगाल का विभाजन जो है कि लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ठीक है, बंगाल को बांटने की बात की गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बड़ा ही फेमस है जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। हालांकि बंगाल विभाजन को खत्म करने के लिए, खत्म करने के प्रयास करने के लिए भारतीय लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत जो है कि 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की जो व्यवस्था थी, जो शुरू हुई थी, वो कृष्ण कुमार मित्र की पुस्तक संजीवनी में इसके बारे में बताई गई थी। तो कृष्ण कुमार मित्र जो है कि उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी, उसी में स्वदेशी आंदोलन या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी गई किस अधिनियम द्वारा? मतलब कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था दी गई। तो ध्यान दीजिएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है कि 1919 का, सॉरी माफ कीजिएगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए आप लोग कि किस एक्ट के तहत महिलाओं को वोट करने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार दिया गया? मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया कहां पर? ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में किया गया था 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। काफी फेमस संस्था थी यह, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस उपन्यास में मिलता है? तो काफी फेमस क्वेश्चन है यह। इसका आंसर होगा आनंद मठ में। आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ और देवी चौधरानी जैसे बुक लिखे गए हैं। तो आनंद मठ में ही जो है कि स्वदेश सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, गुलामगिरी जो है कि ज्योतिबा फूले ने लिखे हैं, और संजीवनी जो कि मैंने ऊपर डिस्कशन भी किया था
कि कृष्ण कुमार मित्र ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे, एक्चुअली यहाँ पे किसे होना चाहिए, अब किसी लिख दिया गया है तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है कि 1854 में यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसमें जो है कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षा देने की बात की गई थी। तो इसलिए चार्ल्स वुड समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय लोगों पर 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई थी? किस एक्ट के अंतर्गत? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस शासक ने इबादत खाना की स्थापना की? तो इबादत खाना की स्थापना जो है कि अकबर ने की थी। नेक्स्ट होगा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। दक्षिण भारत काफी फेमस एक शासक थे कृष्णदेवराय। तो इसी के समय पे जो है कि इसी के मतलब कोर्ट में 8 कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, अलाई दरवाजा दिल्ली में, और अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी फेमस एक शासक था, जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसने ही दिल्ली में सीरी का किला भी बनवाया था, सीरी का किला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सप्त पैगोडा का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत का एक वंश था, सप्त पैगोडा 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत पर किसने पहली बार आक्रमण किया था? ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यह, भारत पर किसने पहली बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डेरियस प्रथम। 516 बीसी में जो है कि ईरान के हकमनी शासकों ने हमला किया था, जिसका जो था डेरियस प्रथम। ठीक है, तो 516 बीसी में डेरियस प्रथम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, ये बात याद रखेंगे। आगे है, भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम का प्रोडक्शन जो है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है, और वर्ल्ड में जो है कि चाइना में इससे हो रहा है। वैसे भी मैं बताऊं, इसका भंडार सबसे ज़्यादा आपको कजाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेखों की स्थापना करवाई थी, अभिलेखों का चलन चलवाया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी पेंथलर जो थे वह 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज दिल्ली से की थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1861 में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो कि संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपको पता होना चाहिए, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, काफ़ी फेमस भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट है, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह जो है कि इसका राइट आंसर होगा। विचित्र नाटक जो है कि गुरु गोविंद सिंह का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और भी आप ध्यान दे लें इसी क्वेश्चन के माध्यम से। गुरु अर्जुन देव ने जो है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, गुरु तेग बहादुर को जो है कि औरंगजेब ने मरवा दिया था, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। और गुरु गोविंद सिंह तो पता ही है आप लोगों को कि गुरु सिखों के 10वें गुरु थे। और गुरु रामदास ने जो है कि अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी, गुरु रामदास ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस वायसराय का सबसे लंबा कार्यकाल था? सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था। ये लगभग 1943 तक था भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा था, वायसराय बनकर रहा था। मुझे अब बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे क्षत्रिय किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो इसका आंसर होगा असम, असम में होगा। ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु का जो है कि आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम है, केरल का कुचिपुड़ी, माफ कीजिए केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है, और आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। और कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। ठीक है, तो भारत में 8 जो है कि क्लासिकल डांस है और भारत में 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज भी है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है समेध शिखर जी किस राज्य में स्थित है, तो समेध शिखर जी जो है कि बड़ा ही आजकल चर्चे में है, यह झारखंड के पारसनाथ हिल में स्थित है। बताया जा रहा है कि समेध शिखर जी जो है ना वहाँ पे जो जैन धर्म का एक फेमस जो है कि एक मतलब तीर्थ स्थल के रूप में है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 20 तीर्थंकरों को यहाँ से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो काफ़ी जो है कि जैन धर्म में यह जो है कि फेमस है समेध शिखर जी। ठीक है, मुझे बताइए कि जैन धर्म का एक फेमस मंदिर दिलवारा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है यक्षगान, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह कर्नाटक से है। ठीक है, यह कर्नाटक से, यक्षगान जो है कि कर्नाटक से है, काफ़ी फेमस वहाँ के लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति का प्रबंधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद अगर पूछेगा ना तो आप तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं नियुक्ति, तो ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेना विधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 34। आर्टिकल 34 के तहत किसी अशांत क्षेत्र को शांत करने के लिए सेना विधि लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि अगर सेना विधि कहीं लगता है, अगर वहाँ पे किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको जो है कि इसमें नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग विशेष प्रोविजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र जो है कि निर्विरोध राष्ट्रपति थे भारत के, और यह राष्ट्रपति बनने से पहले जो है कि लोकसभा के स्पीकर थे। मुझे बताइए कि वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है और उनका जो है कि संसदीय क्षेत्र कहाँ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा जब जो नया लोकसभा चुन कर आता है, जो नए मेंबर चुन के आते हैं, तो उनको कुछ समय के लिए शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है कि उनकी नियुक्ति करता है प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की तरह ही होता है, पर वो टेम्पोररी स्पीकर होता है, कुछ दिनों के लिए काम करता है, 2-4 दिनों के लिए काम करता है। जैसे नए प्रोटेम स्पीकर बन जाते हैं, वैसे प्रोटेम स्पीकर की जो पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिकता निधि कितनी है, तो भारत की आकस्मिकता निधि जो होती है 30,000 करोड़ रुपया होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरोना काल से पहले मतलब 2021 में ये 500 करोड़ रुपया हुआ करता था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 के बजट में इसे 30,000 करोड़ रुपया कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कंटीजेंसी फंड का जिक्र जो है कि संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है, और यह एक ऐसा फंड होता है जब कभी आपदा या कुछ ऐसा नेचुरल क्लाइमिटी होती है, उसमें इसको खर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है कि 2010 होगा। ध्यान दीजिएगा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है जिसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, इसमें की गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ध्यान दीजिएगा भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है कि जहां इन्वायरमेंट से संबंधित मामलों को सुनने के लिए एक स्पेशल कोर्ट है। ऐसा पहला देश न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हुआ करते थे, पहला दूसरा। भारत वर्ल्ड का तीसरा ऐसा देश है। अगर मैं बात करूँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जैसे कि आप जानते हैं 2010 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। और इसके पहले जो है कि मतलब चेयरमैन जो थे वो थे लोकेश्वर सिंह पंता, वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कि लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत काम करता है, जो कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू हैं। मुझे बताइएगा दोस्तों कि भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में कौथा जो है कि लॉ कमीशन काम कर रहा है और उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? तो यह जो है कि अग्नेय चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध सागर वाटरफॉल किस नदी पर है? तो यह जो है कि मांडवी नदी में है, गोवा में, गोवा के मांडवी नदी पर है, ठीक है। एक फिल्म आई थी, आप लोग काफ़ी देखे होंगे, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें इसका मतलब फ़ोटो भी दिखाया गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब मनोरम दृश्य है यह, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आप लोग गूगल कर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है किस राज्य में? तो लेप्चा जनजाति जो है कि सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति काफ़ी फेमस जनजाति है। अच्छा, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है ना, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में पाई जाती है, टोडा जनजाति। तो ये भी याद रखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की जनजाति, कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, भील या गोंड? मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ दो, ठीक है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है कि 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। तो उस समय हमारे देश में छठवां 5 ईयर प्लान चल रहा था। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत में कोऑपरेटिव बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों को रेगुलेट करती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो नाबार्ड एक जो है कि एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, किसका? तो कोऑपरेटिव बैंकों को और जो है कि हमारे यहाँ रीजनल रूरल बैंकों को, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी और पहला भारत का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसकी स्थापना जो है कि यूपी के मुरादाबाद में की गई थी और उस बैंक को स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो शेयर मार्केट को जो है कि सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की स्थापना तो वैसे 1988 में की गई थी, पर इसे लीगल राइट, स्टेचुरी का मतलब कानूनी दर्जा, वैधानिक दर्जा इसे 1992 में दिया गया था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही था कि जो हर्षद मेहता जैसे लोग जो स्कीम किए थे वो कभी आगे फ्यूचर में और ना हो सके, उसको रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, लिंग सहलगन विकार कौन सा है, मतलब सेक्स रिलेटेड डिजीज कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है वर्धानता, मतलब अगर माता को है ना तो उनके बच्चों को भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी है वर्धानता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। बेसिकली जिसको ये होता है ना, वो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, हरा नीला कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह नाइट्रेट के कारण होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है और मीना माता रोग जो है ना मर्क्यूरी पारे की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का मतलब कोशिका का कौन सा अंग श्वसन में शामिल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि कोशिका जो है कि श्वसन में शामिल होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वैसे तो आप लोग बचपन से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि एनर्जी बनाता है, तो वो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, ठीक है। और हम लोग के शरीर में जो RBC होती है ना, RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है और वहाँ से CO2 को लेकर फिर से हम लोग के लंग्स के माध्यम से बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो लंग्स जो है कि हमारे शरीर में एक उत्सर्जन तंत्र की तरह भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग, बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है, किस राज्य में स्थित हुई? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 106 नेशनल पार्क हैं
और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है। कितने? 11। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। और ध्यान दीजिएगा 11 नेशनल पार्क हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि उसके बाद से असम में नेशनल पार्क होते हैं सबसे ज़्यादा 7। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ना वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि आपको लद्दाख में मिलेगा। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है कि अंडमान निकोबार में स्थित, जिसका नाम है साउथ बटन आइलैंड, ठीक है, या साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट। और मुझे ये भी बताइएगा कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम होता है तो अमलगम पारे का मिश्र धातु होता है, पारा मतलब मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट है, कुनैन प्राप्त होता है तो कुनैन जो है कि एक औषधि होता है जो कि सिनकोना की पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे सिनकोना जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है, या मतलब इंडोनेशिया में होता है। तो एक प्लांट होता है, इस प्लांट के छाल से जो है कि कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो होता है उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है और मलेरिया किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, मतलब कौन सी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपके स्वातो पाबो होगा, ठीक है। स्वाति पाबो को इस बार 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका नाम है भविष्य। ध्यान दीजिएगा SBI की सहायता से इसे बनाया गया है और यह पेंशन भोगियों को काफ़ी एकीकृत करेगा, मतलब इंटीग्रेट करेगा, काफ़ी अच्छा पोर्टल होगा यह, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका रोम में है, ठीक है, इसलिए यह 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड फूड प्राइज पहली बार किसे दी गई थी। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वह मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में किया जाएगा। एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन इसी साल 2023 में कहाँ पे होगा और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और काफ़ी आप एक्सप्लेनेशन को समझे होंगे, ठीक है। तो मैं आशा इसी करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे करें क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देख लें। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।